हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित दीक्षित आज आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं, जो कि मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 3 है। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 5 प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके थे। अब आज हम लोग फ्यूल्स के जो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, छठवां, वो पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो 6 प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, फ्यूल का, वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसमें कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट supersede the interest of individual or employees. In the organization, all the employees were working with some objective, and there is always an objective of organization. If the objective of individual are in the same direction of organization, then there is no problem. But if the objective of both the groups are in the different direction, then manager must try to रिकॉन्सिल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें कहा जाता है कि जो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ना होके मेरा पूरा ग्रुप का इंटरेस्ट एक होना चाहिए। मतलब जो पूरे फर्म का इंटरेस्ट है, अगर मान लीजिए कि एक बैच आपको दिए, एक बैच का जो है इंटरेस्ट है कि वो उसे प्रोडक्शन 1000 यूनिट करना है, तो आपका भी जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो प्रोडक्शन से ही रिलेटेड होना चाहिए। उससे अदर कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब इंटरेस्ट आपका जो भी होगा वो आपका जनरल इंटरेस्ट जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का है वही होना चाहिए। क्लियर? इसमें एग्जांपल दिया, इफ़ इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मोर रिम्यूनरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इज going through a situation of financial crisis and has the objective of cutting down the expenses. In this situation, the individual must sacrifice his interest as when organization will come out of financial crisis and he achieve the objectives. अब कह रहे हैं यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कहा गया है कि अगर मान लीजिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले या पैसा मिले, लेकिन भले मेरा फर्म क्या है, क्राइसिस में जा रहा है, वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई, पैसे की कमी है, तो वहाँ पे अगर हम जो मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, हम सोच कुछ और हैं, उस हिसाब से मुझे उतना इनकम नहीं हो पाएगा। क्लियर? इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं वो कहता है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है उस गोल को अचीव करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करना ज़रूरी होता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट होना चाहिए फर्म के लिए। उसके बाद अब जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्यूल का, वो कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। देखिए, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन का मीन्स क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब देखिए, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय वर्क करता है तो जो वर्कर वर्क कर रहा है आपके यहाँ, वो नॉर्मली अपनी जीविका मतलब लिविंग करने कर रहा है, तो उसको जो उसका रेम्यूनरेशन है, जो सैलरी है, वो सही तरीके से और सही टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है। ये आपका मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, जो जिससे कि जब आप उसको अच्छी सैलरी दोगे तो उसका आपका फंक्शन, जो आपका वर्क है मैनेजमेंट का, उसमें भी उसका मन लगा रहेगा। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग इसे पढ़ते हैं। 8th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनली। इसमें कह रहा है कि आपके अगर कोई एम्प्लॉय वर्क करने आ रहा है, कोई जॉब कर रहा है, तो उसका जो जॉब सिक्योरिटी है वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आज ज्वाइन किया, उसको आप 1 महीने बाद हटा दीजिए, 2 महीने हटा, ऐसा नहीं है। वो अगर वहाँ पे ज्वाइन कर रहा है तो वो आपके ऊपर एक भरोसा करके ज्वाइन कर रहा है कि आपके फर्म के थ्रू उसकी क्या होगी, इनकम मिलेगी, उसको सैलरी मिलेगी, इससे उसका घर परिवार चलेगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कहा गया है इट रिफर्स टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। मतलब कभी भी किसी का भी ट्रांसफ़र या उसको टर्मिनेट जॉब से हटाया नहीं जाना चाहिए। मैनेजमेंट यही कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग दे, ताकि जब उसकी जॉब सिक्योर रहेगी तो वो फ्री माइंड होकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकता है। उसको जो भी
टारगेट देंगे उसको वो अचीव करने के लिए मेहनत करेगा। अगर उसको अपनी जॉब की सिक्योरिटी की चिंता होगी तो वो पहले ये सोचेगा कि हम कहीं और जॉब खोजें, मुझे यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है। क्लियर। इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी है, इम्प्रूव इफिशियंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एम्प्लॉय के बाद कोई चिंता नहीं होगी, वो बिना टेंशन वर्क करेंगे तो उनकी इफिशियंसी भी क्या होगी, ग्रो करेगी। क्लियर। एंड अगला जो इनका है आपका, वो कहता है इंसेंटिव रिफर टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप with self motivation. Fuel suggests that employees in an organization must be given an opportunity to take some incentives in making the excluding the plan. It gives immense satisfaction and to employee. इनिशिएटिव का मतलब हो रहा है कि अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपका सबऑर्डिनेट है, वो आपको कोई आके राय देना चाहता है, कोई मशवरा दे रहा है, कोई सजेशन दे रहा है किसी भी चीज़ के लिए, तो जो सुपीरियर का काम है कि उस सजेशन को सुने और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसमें दिया हुआ है, बिफोर सेटिंग अप द प्लान मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशन एनी आइडियाज़ ऑफ एम्प्लॉय टू अलाउ दियर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। अब मान लीजिए मैनेजमेंट कोई नया प्लान बना रहा है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, तो वो सभी एम्प्लॉय को वेलकम करे कि आइए अपना सजेशन मुझे बताइए। जिससे क्या होगा कि सभी लोगों की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी उस चीज़ में, और एम्प्लॉय को भी ये लगेगा कि नहीं मेरी भी राय ली जाती है। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कहता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। इसमें है, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड but it refers to orderly arrangement to man and material that is a fixed place of everything and everyone in the organization. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर देना नहीं, इसका मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सभी अरेंजमेंट, चाहे वो मटेरियल का हो या पर्सनस का हो, वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, उस अपने जगह पे होना चाहिए और सभी को आसानी से मिल जाना चाहिए। फ्यूल इंसिस्ट दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स्ड प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग्स यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चीज़ें मटेरियल यूज़ होते हैं उनका एक कोई फिक्स्ड जगह होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो तुरंत मिल जाए, उसको खोजने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, जिससे कि टाइम कंज्यूम कम होगा। क्लियर। इसके देखिए जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो है, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन और मटेरियल। जब सब चीज़ अपनी जगह व्यवस्थित रहेगी तो मुझे कोई भी चीज़ खोजने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सिस्टमेटिक वर्किंग कंडीशन होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी रिफर्स टू काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। इक्विटी का मतलब होता है समानता, इक्वल। देखिए तराजू बना हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये कि दोनों पहलू इक्वल होने चाहिए। इसमें वो कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने सभी एम्प्लॉय के साथ एक फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, सभी एम्प्लॉय के साथ एक जैसा व्यवहार। किसी के साथ ऐसा नहीं कि किसी को हीन भावना से देखना चाहिए या किसी को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो, तो ऐसा नहीं, सभी को इक्वल लेके चले, सभी को एक साथ लेके चले, यही इसमें कहा गया है। क्लियर। और नेक्स्ट इसमें है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशंस ऑफ अथॉरिटी टू ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन में हम जो अथॉरिटी और पावर होते हैं वो कुछ लोगों को देते हैं, मतलब उसमें डिसीजन कुछ ही लोग ले पाएंगे, सभी लोग नहीं लेंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में होता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी आपका अथॉरिटी पावर होती है वो सभी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, तो सभी लेवल पे अथॉरिटी और पावर गिवन कर देंगे, जिससे क्या होगा कि सब पे बर्डन थोड़ा थोड़ा कम पड़ेगा। ओके। ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो ये अकॉर्डिंग टू फर्म होते हैं, कितनी बड़ी कंपनी है कितनी छोटी कंपनी है, उस हिसाब से हम वहाँ डिसीजन करेंगे क्या होगा। अगर छोटी कंपनी है तो वहाँ सेंट्रलाइजेशन अच्छा है, और बहुत बड़ी कंपनी है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट मेरा जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब देखिए स्केलर चेन मतलब क्या है। स्केलर चेन मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट। एक चेन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट चलती है। फ्यूल इंसिस्ट दैट यूनिट्स चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। और फ्यूल कहते हैं ये जो स्केलर चेन है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रिक्टली रूप से क्या करना चाहिए, फॉलो किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग एंड वन की शुड बी अलाउड। इसमें कह रहे हैं कि कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हाईएस्ट से लोवेस्ट या लोवेस्ट से हाईएस्ट पे जाना है तो बिना कोई भी की मिस किए एवरी की के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए,
और इसी की के थ्रू, मतलब इसी चेन के थ्रू हाईएस्ट से लोवेस्ट या लोवेस्ट से हाईएस्ट तक आप कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। क्लियर? जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ABCDEF करके बना है, यहाँ पे LMNO बना है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए A कोई ऑर्डर देता है, कोई मान इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो वो पहले B के पास आएगी, फिर C, फिर D, फिर E, फिर F। या F को कुछ बात A से कहनी है तो पहले E F से कहेगा, फिर F E से कहेगा, फिर E D C से, C B से और B A से। ये इसको कहते हैं स्केलर चेन। क्लियर? कोई डायरेक्ट जाके किसी से नहीं बात कर सकता है या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। हाँ, ये हो सकता है लेकिन उसका अलग केस है। देखिए जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ई जो है डायरेक्ट किसी को कुछ कहना है तो ओ से कर रहा है, इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। कभी क्या होती है, मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी होती है किसी को, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम स्केलर चेन से जाएंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग गैंग प्लैंक का यूज़ करते हैं और डायरेक्ट अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। क्लियर? जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ई को ई ओ से कुछ कहना है, अगर ये ऐसे सीक्वेंस में जाएगा तो ई डी फिर सी फिर बी फिर ए फिर एल फिर एम, तो इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा ना। बस अब इसके क्या इफेक्ट है, कह रहा है पॉजिटिव इफेक्ट से कहते हैं कि सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा और जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो क्या होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा। क्लियर? अब अगला इसमें जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में है वो कहता है आपका स्प्रेड दी क्रॉप्स। स्प्रेड दी क्रॉप्स का मीन्स क्या होता है, इसमें पढ़िए क्या लिखा है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई की जगह वी, मतलब मैं नहीं हम। अगर कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो हम वर्ड का यूज़ करते हैं, मतलब सभी लोग मिल के कर रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया है मैनेजमेंट मस्ट इंकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मोनी। This will bring coordination and cooperation in organization. A manager should replace I with me. This will give rise to mutual trust and belongingness. इसमें होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ अचीव करे या गोल को अचीव करती है, कोई प्रोडक्शन करती है, तो उसमें जो क्रेडिट होता है वो किसी एक को ना देके पूरे ग्रुप को दिया जाता है। इसी को कहा जाता है स्प्रेड दी क्रॉप्स। जैसे आप यहाँ पे देखिए फिगर बना हुआ है, टीम स्पिरिट है, एक साथ लोग मिलके काम करते हैं। क्लियर? इसमें क्या होती है, टीम स्पिरिट डेवलप होती है और अचीवमेंट क्या होता है, ग्रुप गोल का अचीवमेंट होता है। पूरे ग्रुप का जो गोल है वो उसको अचीव किया जाता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 14 समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल है, उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।